मार्च को रद्द कर दिया है। उनका कहना है अभिजीत दीपके का कि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को चोट आई है, उसके बाद वो अब फिलहाल मार्च नहीं करेंगे। पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट मार्च के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक जुटे थे, बैरिकेड तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। 118 पुलिसकर्मी, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कई डीसीपी सहित 118 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर थे वो भी जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजी के शॉट्स आए थे और उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, खासतौर से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर पूरी रात में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह भी यहां पर 2 बार पुलिस के साथ जो प्रोटेस्टर हैं उनकी बहस हो चुकी है और लगातार ये जो बहस का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे संख्या की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह के बाद से ही संख्या अभी फिर बढ़ती जा रही है। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो समर्थक हैं सीजेपी के, वो लगातार इस वक्त आ रहे हैं। अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने लाठीचार्ज किया और लोगों को चोटें आई है, जिसके बाद अब वो मार्च नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो गहमा गहमी की स्थिति आपको बताऊं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो और दिल्ली पुलिस अभी भी यहां पर मौजूद है। अभी भी कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। कल एहतियात के तौर पर 5 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। पुलिस ने इस हमले बलवे में 5 दर्ज की है। बिल्कुल जो गतिरोध है वो बना हुआ भी हमने देखा कि किस तरह से जो पुलिस के आला अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो समझाने मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन विरोध झेलना पड़ा है सीजेपी के समर्थकों का। और इस बीच हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनका भी हम रुख करते हैं और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन हुआ पुलिस की तरफ से, तो यह भी कहा जा रहा है कितने ज्यादा हिंसक हो गए थे प्रदर्शनकारी कि कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई, 118 से ज्यादा। कई तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी चोटिल हुए हैं। कईयों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई और अभी की तस्वीर आपने देखी। यह मामला किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि मामला डेवलपिंग है इसलिए कोई बहुत ज्यादा जजमेंटल होना अभी ठीक नहीं है। लेकिन अभी आपने एक फिगर बताई है कि 60 स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट घायल हुए हैं और 118 पुलिसकर्मी। अब आप सोच लीजिए कि अगर 118 पुलिसकर्मी हैं, करीब करीब छात्रों की संख्या से 2 गुना। तो ये जो कोशिश एक रही है हमेशा से, देखिए मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र में 2 चीजें होती हैं, या तो आप जनता के मतदान से सत्ता तक पहुंचिए, या एक दूसरा तरीका है जिसका कल कई लोग वहां पे नारे लग रहे थे, इसको हम नेपाल बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, संसद को जला देंगे। तो एक जो ये हो रहा था कि विक्टिम कार्ड, अपोजिशन के जो तमाम लोग थे, जो चेहरे बाद में दिखाई पड़े आपको, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, आप देख लीजिए जितनी तरह के थे। तो इंडिया अलायंस के अलग अलग जितनी पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए लोग दिखाई पड़े। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का एक जो कोशिश थी, और इसको जिस नतीजे तक बीजेपी ने, प्रशासन ने जाने दिया, मुझको लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड आज सत्ता के पक्ष में है। कल जिन लोगों ने कनॉट प्लेस में, लुटियन जोन में जितने पत्थर देखे, कम से कम एक बात तो है, इस देश का कोई ये नहीं मानेगा कि कनॉट प्लेस या लुटियन जोन में पुलिस अपने पॉकेट में पत्थर लेकर के जाएगी। ये पत्थर कहां से आए? जिन लोगों ने चाकू पर अहिंसा लिख लिया है, वो अगर ये सोचते हैं कि उनको जन समर्थन मिल जाएगा तो बहुत भ्रम में है। जिस तरह से आज तक शाहीन बाग हुई या किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद के जो भी लोकतांत्रिक परिणाम रहे हैं, और जिस तरह से भी आप कह रहे थे कि संसद में कुछ अलग चल रहा है, सड़क पे कुछ अलग चल रहा है। सड़क पे एक सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश हो रही थी। आप कह रहे हैं कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, और लेकिन इस बीच देखिए प्रदर्शन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपको बताते चलें। प्रदर्शन में हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पर हमला तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज हुआ है और बीएनएस की संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संसद मार्ग थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज कर ली गई।
और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है, सीजेपी प्रदर्शन हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन से उपद्रवियों क्या पहचान होगी, तो देखिए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और जो उपद्रवी है उनकी पहचान की जाएगी। हिंसा में घायल हुए सभी लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मोबाइल और कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगाल रही है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। हिंसा में व्हाट्सएप ग्रुप की भूमिका की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी कर रही है। जांच एजेंसियों का शुरुआत में यह मानना है कि हिंसा पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी और पुलिसकर्मियों पर हमला जानबूझकर किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ अगर जांच के सबूत मिलते हैं तो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी, और हमारे साथ दिनेश गौतम भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिनेश, क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या इस इश्यू को सही तरीके से एड्रेस करती हुई नजर आ रही है? क्या एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, सोर्सेस के हवाले से यह पता चला है कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है इसको लेकर अब आने वाले वक्त में एनडीए सांसदों की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र भी चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तो उस लिहाज से क्या सरकार इस इश्यू को एड्रेस करती हुई दिखती है? इस बारे में विमर्श समाज के भीतर भी चल रहा है कि क्या सरकार इसको ठीक से एड्रेस कर रही है, और असल में ये उस तरीके की चीजें हैं जिसमें आप बाद में ही एनालाइज कर सकते हैं कि जो किया गया था क्या वो सकारात्मक परिणाम लेकर आया या नहीं। जैसे पोस्ट मैच एनालिसिस होता है कि आप मैच होने के बाद अक्सर एनालाइज करके ये देखते हैं कि जो फैसले तब लिए गए थे वो सही घटे कि नहीं घटे। अभी जो सरकार कर रही है निश्चित रूप से उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रिमार्केबल माना जाना चाहिए। जैसे कल जिस तरीके से अभिजीत दीपके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ सरकार ने मुलाकात की, ये मुलाकात ये संदेश देता है कि हम आपसे मिलने के लिए और आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो अख्तियार मत कीजिए। दूसरे तरीके भी हैं जिनसे हम बात करके इन मुद्दों के लिए समाधान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा जो नजरिया है वो ये भी कहता है कि इसमें क्या ये बहुत डिलेड रिस्पांस था सरकार की तरफ से। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद में जब इतना बवाल होने लगा, संसद की तरफ मार्च होने लगा, उसके बाद इन लोगों को बुलाना और इनसे मिलना, क्या उसका औचित्य और उसका महत्व उतना रह गया जो अगर सरकार पहले इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेती। लेकिन साथ में जिस तरीके की चीजें इसमें स्नोबॉल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मतलब ये छात्रों से संबंधित जो मांगे हैं जंतर मंतर पर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अचानक इधर किसानों वाली जो बातें हैं वो भी उभार की तरफ दिखाई दे रही हैं। किसान घाट में इसको लेकर एक जमावड़ा हो रहा है, वहां से भी बातें। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय जो बना हुआ माहौल है उसमें जो कहते हैं ना मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, ये करने की कोशिश भी की जा रही है उन लोगों की तरफ से जो सरकार के खिलाफ असंतोष को। आपकी बात को रोक रहा हूं, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। All sorts of things they face immense struggles basically because they want a bright future for themselves and they see that there's a possibility for a future and you're just destroying that future. So this is a very deep problem. This problem has been there for many years and we have been talking about it for many years. I remember when I was in UK, I was taking this problem up because every young person I met, you will not believe, I met a person he was 28 years old and he was crying because he said that every time he has given the exam, and he has given the exam so many times, it's the paper leaks, something goes wrong, and at the same time he feels that now I've invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking, they had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out. Listen to them. Call them. Understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister.
He is the person who is responsible. नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जान। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। अरविंद मोहन जी, ये बात समझ में आती है कि संसद के भीतर किसी को घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो, लेकिन छात्रों पर इस तरह का बर्बर लाठीचार्ज ये भी तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे पहले 19-20 दिन तक तो लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही चल रहा था, अनशन ही चल रहा था, भूख हड़ताल ही चल रही थी। फिर क्यों इन छात्रों की और सीजेपी के लोगों की नहीं सुनी गई? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात क्यों नहीं हो रही है? क्या ये भी एक बड़ा सवाल है? देखिए, कोई एक दिन में ये घटना हुई नहीं, एक लंबे समय से चल रही थी। 20 दिन से तो मेरे ख्याल वहां बैठे ही हुए हैं बच्चे। तो इस बीच सरकार ने एफर्ट नहीं किया कोई भी, और किया भी तो एकमात्र यही कि सोनम वांगचुक को वहां से हटाया जाए जबरन। हाँ। और 2 दिन से अगर लोग जुट रहे थे तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस को खबर होगी कि कौन लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। और इन सब के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, और मेरे जैसे आदमी को 74 के आंदोलन से मुझे याद है, और मैं आंदोलनों की उस तरह की भागीदारी मैंने की है और देखी है। जी सर। मुझे लगता है कल जितने पत्थर सड़कों पे दिखे हैं उससे कई गुना ज्यादा जूता चप्पल लावारिस दिखे, और ये बता रहा है कि किस पे ज्यादा मार पड़ी है। और अस्पतालों की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात इस बीच ये हुई है, जो मेरे ख्याल आज की बैठक में प्रधानमंत्री और एनडीए के लोग उस सवाल को उठाएंगे कि ये आंदोलन एक अनाम संगठन के आंदोलन की जगह आम पॉलिटिकल विपक्ष का, पूरे विपक्ष का और आम लोगों का आंदोलन बन गया। कल का कॉल सिर्फ सीजेपी का था, लेकिन लोग जो वहां जुटे हैं वो, और कुछ चंद बड़े नामों को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है 70-80% बच्चे थे जो स्कूल कॉलेज छोड़ के आए, जो नौकरी से छुट्टी लेके आए। तो अगर आंदोलन इस किस्म, क्योंकि इशू बड़ा है, बिल्कुल इशू सिर्फ ये नहीं है कि वहां पार्लियामेंट की सिक्योरिटी रहे न रहे। हाँ। इशू ये है कि लाखों बच्चों का भविष्य है, और 90 परीक्षाओं के लीक हुए हैं पेपर। इस नीट का ही पेपर बारी बारी से लीक हो रहा है साल दर साल, और यही मंत्री बने हुए हैं। हमने देखा है पहले की सरकारों में, माधव सिंह सोलंकी, शिवराज सिंह, ये सब लोग, शिवराज के गृह मंत्री और विदेश मंत्री तक आराम से निकाले गए हैं। हाँ। अगर उनकी ओर से चूक हुई तो धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या पा लिया है, और सरकार उनके इस पे क्यों ऐसी अड़ी हुई है, और वो खुद इस तरह से आंदोलन को बिल्कुल। हालांकि अरविंद मोहन जी, ये कुछ बयान भी आ रहे हैं सामने कि नीट का पेपर लीक हुआ, इसके बाद 21 जून को एक बार फिर से जो री एग्जामिनेशन कराया गया, 16 जुलाई को रिजल्ट इसका घोषित किया गया, तो एक तरह से उस व्यवस्था को और ज्यादा कड़ाई उसमें की गई है। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच सीजेपी से बातचीत पर सरकार का पहला बयान आया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि बातचीत अच्छी रही है। कल सीजेपी नेताओं से मिले थे जेपी नड्डा, और यह कहा जा रहा करीब 10 मिनट की मुलाकात जरूर थी, लेकिन अपनी मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई। सर, सीजेपी से मुलाकात कैसी रही आपकी? कुछ एश्योरेंस सर? सर, सीजेपी से मुलाकात कैसी रही आपकी? कुछ एश्योरेंस सर?
तो आपने सुना कि जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया कि मुलाकात अच्छी रही, हालांकि इससे आगे उन्होंने नहीं कहा। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विवेक, कल हमने देखा था दो बड़ी और अहम मुलाकात हुई, एक तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, और दूसरी धर्मेंद्र प्रधान की जो मुलाकात है अमित शाह के साथ, और करीब 3 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई है। क्या होता हुआ लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बात की जाए तो कल 2 महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, लेकिन सीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुलाकात करने में सरकार ने काफी वक्त लगा दिया। हालांकि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सीजेपी के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते वो तब तक इस धरने से हटने वाले नहीं है। इस वक्त की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सीजेपी के जो समर्थक हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। कल जंतर मंतर पर ठीक इसी जगह से पुलिस ने सभी लोगों को हटा दिया था, लेकिन बीती रात जो है यहाँ पर ये एक बार फिर इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर अभी भी लगातार धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात नजर आएंगे। विवेक, एक बात बताइए कि आखिर अभिजीत दीपके ये क्यों कह रहे हैं कि अब सरकार से कोई बातचीत करने के लिए उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा? अगर किसी को बात करनी है तो उससे जंतर मंतर आना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा को हमने सुना उन्होंने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, बात की जाए तो कल हमारी सीजेपी के जब लोग थे जो समर्थक है उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। जब मार्च का ऐलान किया गया उसके बाद सरकार जागी है और उसके बाद बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन काफी समय से यहाँ पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। यहाँ पे अभिजीत दीपके वो भी अपना अनशन शुरू कर चुके हैं। जो बाकी लोग हैं वो लगातार यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। काफी वक्त बीत गया, सरकार ने बिल्कुल भी कोई ऐसी पहल नहीं की कि वो सामने आए और इनसे बातचीत करे। कल अचानक जिस तरह से ये सारा हंगामा हुआ, ऐलान किया गया मार्च का और उसके बाद सरकार जागी है और फिर बातचीत करी है, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, सरकार को जंतर मंतर पे आना होगा। साथ ही अभिजीत दीपके इस बात से भी नाराज नजर आ रहे हैं कि कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनका ये कहना है कि इनके काफी तादाद में समर्थक पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए, उन्हें काफी गंभीर चोटें आई। एक शख्स की बता रहे हैं कि वो काफी गंभीर हालत में है। तो ये काफी गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है विवेक, यानी तल्खियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और इस बीच सोनम वांगचुक का आपने जिक्र किया, अस्पताल से सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा है, अनशन जारी रखने का वांगचुक ने ऐलान किया है। मैं तब तक अपना अनशन जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती, या फिर मुझे यहां अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ बर्बरता की गई। उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। प्रदर्शनकारी धैर्य और संयम बनाकर रखें, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है। दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये पता करने वाली बात होगी क्योंकि कल की मीटिंग को लेकर कोई भरोसा दिलाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा ने फिलहाल कोई आंसर नहीं दिया है। इधर जो सीजेपी का रुख सामने आ रहा है उसमें भी तल्खी ही ज्यादा दिखती है कि अब अगर बात करनी है तो जंतर मंतर पर आओ। फिर ये मसला हल कैसे होगा, क्योंकि कल तो जो होना था वो तो हो चुका, हमने देख लिया, पुलिस की लाठियां भी और छात्रों की तरफ से जो कुछ हुआ वो भी। एक बड़ा चेंज ये भी दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक, जो कल ये समझा जा रहा था कि शायद उनकी जो लिस्ट है उनमें से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हट चुका है और शायद वो जो मांगे कर रहे थे वो डाइल्यूशन की तरफ जा रही हैं, जबकि इधर अभिजीत दीपके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जेपी नड्डा से मिलकर आए थे उन्होंने मुलाकात के बाद, सौरभ दास ने मुलाकात के बाद ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। तो वो जो बीच में मिसमैच दिखाई दे रहा था एक बार फिर से सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं सोनम वांगचुक भी और अभिजीत दीपके और उनके समर्थक भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आपको याद होगा किसान बिल के समय जब आंदोलन हो रहे थे, कई राउंड की मुलाकातें हुई थी, उसमें बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन मुलाकातों में कई बार आपको ये याद होगा कि जब आउटकम पूछा जाता था कि आज की मुलाकात का आउटकम क्या रहा, तो वो कहा जाता था कि जहां चीजें हैं वहीं पर हैं, बस आज की मुलाकात हुई। तो मुझको लगता है ये सेवरल राउंड्स ऑफ मुलाकात इस तरह के मामलों में इसलिए भी होती हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, समझा सकें। और मुझको लगता है ये वो स्टेज है। की बैठक खत्म हो गई है दिनेश, किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। जिन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया। धन्यवाद। Did PM speak anything about yesterday's protest? Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people
this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country. The safety, security, and for the future तरफ से पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में क्या हुआ। पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ी बात कही गई है। 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार संवेदनशील है और पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली टिप्पणी नीट पेपर लीक मामले में हुए जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद। और अहम खबर है, छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। तमाम खबरों पर नजर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। कुछ तो सस्ता लो सब हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू, सोच बदलो और बैंक भी। देश का टायर, जेके टायर। लगातार 10वीं रात ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ है। ईरान के चाबहार में अमेरिकी बमबारी हुई है। अमेरिकी मिसाइलों से स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। चाबहार ईरान का बंदरगाह शहर है और चाबहार पर एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया गया। ईरान पर हमलों का 10वां दिन और अमेरिकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फरवरी मार्च में जो युद्ध चला था वो करीब 40 दिन तक चला था और अब 10 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। और एक और बड़ी खबर, चाबहार के इमाम अली बेस पर हमला हुआ है। बेस में ईरानी सेना का कमांड कंट्रोल रूम है। चाबहार की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाबहार के इमाम अली बेस पर हमला। बेस में ईरानी सेना का कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पर हमला किया गया। और ये देखिए, जहां हमला हुआ वहां कितना बड़ा धमाका होता है। ये कहा जा रहा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ है ईरान को। ईरान का कुवैत पर एक बार फिर से पलटवार। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला हुआ है। ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया वो आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर पलटवार किया, कुवैत पर हमला किया। कुवैत का जो अली अल सलेम एयरबेस है जहां पर अमेरिकी फोर्सेस तैनात है वहां पर हमला किया गया। ड्रोन से अटैक किया गया। खबर जॉर्डन से। जॉर्डन पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। मिसाइल को मार गिराए जाने का दावा। ये देखिए आप, जॉर्डन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरानी मिसाइल आपको जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मिसाइल हमले को नाकाम किया गया।